Welcome students, welcome to biology with Medico. Today we are going to start next topic which is reflex action. Reflex action जो होते हैं वो प्री प्रोग्राम रिस्पॉन्सेज होते हैं और ये ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा जब हाथ लग जाता है तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से उसको हटा देते हैं, हाथ को जर्क कर देते हैं, ठीक है, हाथ को जल्दी से ही उसको ड्रॉ कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमारे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो उनको डिटेक्ट करते हैं, फिर वो रिसेप्टर्स जल्दी से वर्क करके वो जो रिस्पॉन्स होता है वो जल्दी से करते हैं, विद इन सेकेंड्स करते हैं। जैसे कि अगर इस डायग्राम में देखें कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है, कैंडल है, इसके ऊपर अगर हमारा हाथ लगा तो हमने क्या किया, जल्दी से हाथ को ड्रॉ कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमारे स्किन के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि रिस्पॉन्स जल्दी करवाते हैं। अब कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हमें कोई हॉट ऑब्जेक्ट लग रहा है तो थर्मो रिसेप्टर्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो उसको सेंस करते हैं, तो फिर ही हम उसको हाथ हटाते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से मैसेज लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की शेप है, ठीक है। यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं हाथ में। जब गर्म ऑब्जेक्ट पे हाथ लगा, हमने हाथ हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स थे, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके गए स्पाइनल कॉर्ड के पास, यहाँ पर यहाँ तक मैसेज लेकर आए, ठीक है। फिर यहाँ से इंटर न्यूरॉन्स ने मैसेज आगे ट्रांसमिट किया और देन जो रिस्पॉन्स था वो यहाँ से मोटर न्यूरॉन से फिर वापस भेजा। वो रिस्पॉन्स क्या था कि हाथ हटाना था। हमने जल्दी से हटा लिया, लेकिन वो रिस्पॉन्स किस तरह से हुआ कि सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ से मैसेज लेके गए और बीच में इंटर न्यूरॉन्स ने उसको एक्सेप्ट किया और आगे ट्रांसफर किया और फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ से मैसेज और जो रिस्पॉन्स है फैक्टर्स के थ्रू रिस्पॉन्स करवाया। यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे वर्क करते हैं। अब जो मोटर न्यूरॉन है उसको हम इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं और जो हमारे पास एफरेंट न्यूरॉन है उसको हम सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आई हो गया, हैंड विथड्रॉल, नी जर्क, स्नीजिंग, हिकअप, मतलब हिचकी आना, कफ होना, ये सारे ऑटोमेटिक प्रोसेस होते हैं। बट ये पहले से सिखाए हुए नहीं होते हैं, मतलब जिस तरह से हम लोग सीखते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन पहले से सीखे हुए नहीं होते हैं, ये ऑटोमेटिक होते हैं, ये प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, जिसको रेगुलेट करवाता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हमने नाम दिया है रिफ्लेक्स एक्शन का। तो क्या होता है कि डायरेक्टली जो है वो कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो डायरेक्टली ब्रेन जो है वो रेगुलेट करता है, वरना कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट करते हैं। जिस तरह से ये था, स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेके गए स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड ने ही जो है वो उसको सेंस किया और उसने ही जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन करवाया। हमने पढ़ा कि स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है, वो ऑटोमेटिक जो है वो प्रोसेस करवाता है और रिफ्लेक्स एक्शन करवाता है। तो जल्दी से इसने मैसेज भेजा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, यहाँ पे स्टिमुलेशन हुई थी, स्टिमुलेशन के बाद ही उसके पास मैसेज गया और रिस्पॉन्स किया गया। अब कुछ शॉर्टेस्ट पाथ होते हैं जिनको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ है रिफ्लेक्स एक्शन का। वो कौन कौन से पाथ हैं? जैसे कि नी जर्क हो गया, इसके अंदर 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब न्यूरॉन्स जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे तो मीन्स कि वो शॉर्टेस्ट जो है वो पाथवे होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन होता है। लेकिन कुछ ऐसा पाथवे होता है जिसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट पाथवे नहीं होता, तो उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो वो जो है वो हम कॉम्प्लिकेटेड रिफ्लेक्सेस के लिए रिफ्लेक्स आर्क यूज़ होता है। तो इन्हीं रिफ्लेक्स आर्क में जो है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। जो इंटर न्यूरॉन है वो किसके दरमियान में होता है? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में होता है। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेके गए, तो यहाँ पे जो है वो इंटर न्यूरॉन्स है जिन्होंने उसको मैसेज को ट्रांसमिट आगे किया और फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ से फिर मैसेज का रिस्पॉन्स किया। तो ये था रिफ्लेक्स एक्शन। अब नीचे एक्सपेरिमेंट है, तो अब हम जो है वो रिसेप्टर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी स्टिमुलेशन होती है। अगर लाइट लगे तो हम आंखें बंद कर देते हैं, आंखों में अगर लाइट लगे तो आंखें बंद कर देते हैं। साउंड, आवाज़ आना, ग्रेविटी
का होना डैमेज करना टिश्यू को। ठीक है, ये बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर वेरियस रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो हर चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फोटो रिसेप्टर्स पढ़ेंगे और साउंड रिसेप्टर्स पढ़ेंगे। फोटो रिसेप्टर्स जो आई में मौजूद होते हैं और साउंड रिसेप्टर्स जो ईयर में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ, उसके बाद फिर हम रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे आई की डायग्राम दी गई है, ह्यूमन आई की। तो सबसे पहले जो आई के अंदर ब्लैक होल है, इसको हम पीपल कहते हैं। इसमें से लाइट एंटर होती है आई के अंदर। ये ब्लैक होल में से, जिसको हम पीपल का नाम देते हैं, उसमें से लाइट जो है वो आंखों के अंदर जाती है। और जो आइरस है वो कलरफुल होता है, किसी का ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है या ग्रीन होता है। लेकिन मोस्टली जो पाकिस्तान में आइरस के कलर होते हैं ह्यूमंस के रियल में, वो ब्लैक एंड ब्राउन होते हैं। ठीक है, तो आइरस जो है वो कलरफुल होता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो वाइट कलर का एरिया आप देख रहे हैं, ये जो है वो स्क्लेरा कहलाता है। वाइट कलर का एरिया जो है वो स्क्लेरा कहलाता है। स्क्लेरा के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम बल्जिंग पार्ट भी कहते हैं। मीन्स के जो उभरा हुआ पार्ट है, थोड़ा सा इस तरह से निकला हुआ होता है, तो उसको हम जो है वो कॉर्निया का नाम देते हैं। ठीक है, ये आप बाहर से, इन्होंने दोनों तरह से दिखाई हुई है पिक्चर कि पहले बाहर से बल्जिंग पार्ट को हम कॉर्निया कहते हैं, उसके बाद स्क्लेरा आता है एंड देन पीपल, फिर आइरस के पीछे जो है वो हमारे पास लेंस होता है। आई के अंदर कॉमन एक लेंस होता है जिसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर पीपल नहीं दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे आइरस दिखाया गया। आइरस सबसे पहले होता है। ठीक है, सबसे पहले कॉर्निया, ये पार्ट कॉर्निया है, देन फिर स्क्लेरा आता है, उसके बाद लेंस है सबसे पहले, नहीं आइरस है सबसे पहले, उसके बाद जो है वो लेंस है। अब लेंस जो है वो स्ट्रेच भी होता है और रिलैक्स भी होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स भी होता है। किस तरह से? सिलियरी बॉडी की लिहाज से। सिलियरी बॉडी जो है वो एक मसल होता है जो कि लेंस की शेप को चेंज करता रहता है। ये हमारे पास सिलियरी मसल मौजूद होते हैं जिसके अंदर फाइबर्स हैं। फाइबर से जो है वो लेंस जो है वो अटैच हुआ है, जिसकी वजह से लेंस की मूवमेंट होती है। सिलियरी बॉडी की वजह से लेंस की मूवमेंट होती रहती है। ये रेटिना है, इस एरिया पे रेटिना मौजूद होता है। रेटिना वो पर्दा होता है जहाँ पे फोटोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब लाइट पीपल से इंटर होती है तो सबसे पहले रेटिना पे लगती है, उसके बाद ही कोई इमेज हमारी बनती है और हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। ऑप्टिक नर्व है यहाँ पे, ऑप्टिक डिस्क वो है जहाँ पे रॉड्स और कॉन्स जो है वो मौजूद नहीं होते हैं। मीन्स कि इस पूरे एरिया में रेटिना है, ठीक है, इस पूरे एरिया में, लेकिन ये वो पार्ट है जिसमें रॉड्स एंड कॉन्स मौजूद नहीं है, मीन्स कि रेटिना मौजूद नहीं है। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं ब्लाइंड स्पॉट का। ठीक है, अब ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ऑप्टिक नर्व जब हम लाइट आँखों में पड़ती है, वो लाइट पहले रेटिना पे आती है, तो रेटिना पे जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, ऑपोजिट बनती है इमेज। ठीक है, तो वो ऑपोजिट इमेज बनती है, तो वहाँ से फिर जो ऑप्टिक नर्व है वो मैसेज लेके जाएगी ब्रेन के पास। ब्रेन जो है वो उसको फिर हमें जो इमेज होती है उसको हमें सीधा करके दिखाते हैं। तो वो जो इमेज रेटिना पे बनती है वो रियल इमेज होती है, और जो इमेज हम देख रहे होते हैं वो वर्चुअल इमेज होती है। सही है। और हमारी आई के अंदर दो तरह के फ्लूइड मौजूद होते हैं, एक एक्वियस ह्यूमर होता है और दूसरा हमारे पास विट्रस ह्यूमर होता है। एक्वियस ह्यूमर हमें न्यूट्रिशन के लिए होता है और वो इस एरिया पे मौजूद होता है। ठीक है, एक्वियस ह्यूमर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और विट्रस ह्यूमर जो है वो क्लियर जेल होती है जो कि आई बॉल को प्रोटेक्ट करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इस डायग्राम में हम ये कह रहे हैं कि डायमीटर बताया गया पीपल का डिम लाइट और ब्राइट लाइट के अंदर तो चेंज होता रहता है, बिकॉज रेटिना को प्रोटेक्ट करना होता है। इस डायग्राम में अगर देखें तो इस डायग्राम में अगर देखें तो पीपल का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। ठीक है, इसमें पीपल का साइज़ छोटा है लेकिन इसमें बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटा इसलिए क्योंकि लाइट जो है वो जब ज़्यादा आँखों पे पड़ती है तो पीपल का साइज़ खुद ब खुद छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेटिना को प्रोटेक्ट करना होता है। रेटिना के ऊपर अगर ज़्यादा लाइट लगेगी तो हमें साइज़ दिखाई नहीं देगा।
और इस एरिया में बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें लाइट नहीं आ रही। जब लाइट नहीं आती किसी चीज़ को हम फोकस करके देखते हैं तो उसके लिए पिपल जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब हम रीडिंग करते हैं। अब आई एक ऑर्गन ऑफ साइट है, हमें पता है जहाँ से हमें दिखता है। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सिंपल कैमरा। कैमरा इसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मीन्स कि आई के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किस तरह से? कैमरा जो है वो आई को देखकर बनाई गई है कि किस तरह से आई होती है। तो जो भी चीज़ होती है हम कैमरा से फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो मीन्स कि कैमरा जो है वो आई के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आई क्या होती है? जहाँ पे लाइट जो है वो कलेक्ट होती है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। तो हमारे फ्रंट पे जो है पिपल से जो है वो लाइट इंटर होके रेटिना पे जाके पड़ती है। जो भी लाइट होती है वो रेटिना पे जाके जमा होती है, फिर वो डाइवर्ट करती है उसको, रेटिना को फिर आगे भेजती है। रेटिना को हम दूसरा नाम सेंसरी सेल्स कहते हैं। फिर रेटिना क्या करती है? उस लाइट को कैप्चर करती है, फिर उसको कन्वर्ट करती है नर्व इम्पल्स में, और फिर ब्रेन को जाके बताती है कि भाई आई ने कुछ देखा है, और उसको सीधा करके वर्चुअल हमें पिक्चर दिखानी है। ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है? उस नर्व इम्पल्स को लेता है और फिर जो है वो हमें सीधी इमेज, वर्चुअल इमेज दिखाता है। ठीक है, तो ईच आई लाइज ऑन बोनी सॉकेट ऑफ प्रोटेक्शन। आई बोल होती है तो एक वो प्रोटेक्शन में होती है, तो उस प्रोटेक्शन को हम कहते हैं, आई की जो प्रोटेक्शन होती है वो बोनी सॉकेट में होती है। आई का जो आउटर कोट होता है, टफ जिसे कहते हैं, आउटर कोट होता है, उसको हम स्केलरा का नाम देते हैं। स्केलरा क्या है? एक वाइट पार्ट ऑफ आई है। ठीक है, वो कवर्स करता है पूरी आई को। अब स्केलरा से पहले इन फ्रंट स्केलरा जो है वो ट्रांसपेरेंट जाता है, तो उसको हम कॉर्निया का नाम देते हैं। कॉर्निया जिसको हमने कहा कि वो बल्जिंग पार्ट भी है। बिहाइंड इट मीन्स कि अब कॉर्निया के पीछे एक स्मॉल चैम्बर होता है। चैम्बर मीन्स कि एक स्मॉल स्पेस होता है। ठीक है, जहाँ पे एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है। फ्लूइड जो है वो वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, तो अब एक्वस ह्यूमर के अंदर वाटरी फ्लूइड तो होता है, ये एक्वस ह्यूमर वाटरी फ्लूइड तो होता है, बट लेकिन इसके अंदर 0.1% प्रोटीन होता है और 99.9 वाटर मौजूद होता है एक्वस ह्यूमर के अंदर। ठीक है, तो अब इसके एट इट्स बेक, अब इसके पीछे एक कलर्ड पार्ट होता है जिसको हम आयरस कहते हैं, और आयरस के बीच में एक सेंट्रल होल होता है जिसको हम पिपल का नाम देते हैं। अब पिपल जो है वो ब्लैकिश नज़र आता है। क्यों? क्योंकि जो स्किन का जो कलर होता है वही कलर हमारे पिपल का होता है। अगर हमारे स्किन का कलर डार्क होता है तो जो हमारा पिपल का कलर है वो हमें डार्क नज़र आता है। जिसका स्किन का कलर जो है वो लाइट होता है, डिम होता है, तो तभी हमें पिपल का जो कलर है वो हमें थोड़ा ब्लूइश टाइप, थोड़ा सा ब्लू नज़र आता है, बट रियल में पिपल का कलर ब्लैकिश होता है। अब इसके पीछे, आयरस के पीछे एक क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स चीज़ होती है, उसको हम लेंस कहते हैं। लेंस जो है वो एक सर्कुलर मसल्स में अटैच होता है जिसको हम सिलियरी मसल्स कहते हैं। सिलियरी मसल्स जो है वो लेंस की पावर और उसकी साइज़ को कंट्रोल करता है। अब सिलियरी मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिनकी वजह से लेंस जो है वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है, तो लेंस की वजह से ही हम किसी चीज़ पर, अगर लेंस की शेप चेंज होगी तो हम किसी चीज़ पर फोकस कर पाएंगे। मीन्स कि अगर हमें लेंस जो है वो ज़्यादा मोर कॉन्वेक्स है, ठीक है, बिकॉज सिलियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो हम जो है वो फोकस बहुत नियर ऑब्जेक्ट्स पे हम फोकस कर पाएंगे। बट बिहाइंड द लेंस, अब लेंस के पीछे एक कैविटी होती है जहाँ पे आई बॉल जो है वो एक फ्लूइड से फिल होती है, जो क्लियर जेल होती है, उसको हम विट्रस ट्यूमर का नाम देते हैं। ठीक है, ये जो है वो आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हमने कहा कि हमारे आई के अंदर दो बॉल्स होती हैं, दो फ्लूइड होते हैं, एक एक्वस ट्यूमर और दूसरा विट्रस ट्यूमर। एक्वस ट्यूमर का फंक्शन क्या था कि वो हमारी आई को वाटरी फ्लूइड प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। विट्रस ट्यूमर जो है वो आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इनरमोस्ट लेयर आई के अंदर होती है, हमने ये बात की, ये इनरमोस्ट लेयर है, इसको हम रेटिना का नाम देते हैं, जहाँ पे रियल इमेज बनती है। ठीक है, अब रियल इमेज किसकी वजह से बनती है? कॉर्निया और लेंस की वजह से बनती है। अब रेटिना के पास दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, एक रोड्स और एक दूसरा कॉन्स। जिन रेटिना को हम दूसरा नाम सेंसरी सेल्स कहते हैं, तो हम कह रहे हैं कि सेंसरी सेल के पास दो सेल्स होते हैं, एक रोड्स दूसरा कॉन्स। अब रोड्स जो है वो रात के टाइम एक्टिवेट होता है, कॉन्स जो है वो दिन के टाइम एक्टिवेट होते हैं। ठीक है,
रोड्स जो है वो डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्लैक एंड वाइट चीज़ होती है उसको दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तभी हम कहते हैं रोड जो है वो रात के टाइम ही एक्टिवेट होती है। कौन जो है वो कलरफुल लाइट और दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यही दोनों चीज़ें जो है वो जब स्टिमुलेट करती हैं तो वो स्टिमुलेशन वो कन्वर्ट कर देते हैं लाइट सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं नर्व इम्पल्स के अंदर, और वो ब्रेन को रिपोर्ट की जाती है। दैन फिर ब्रेन जो है वो उस चीज़ का रिस्पॉन्स करता है। अब पिपल रिफ्लेक्स की बात करें तो ये रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ पिपल है। पिपल जो है वो अपने आप को एडजस्ट करता है, और किस तरह से वो डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पे कि लाइट जो है वो कितनी आ रही है। लाइट अगर जो है वो ज़्यादा आएगी तो पीपल अपने साइज़ को छोटा कर देगा फॉर प्रोटेक्ट द रेटिना को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने साइज़ को छोटा कर लेगा। लेकिन अगर डिम लाइट होगी, डिम लाइट कंडीशन में पीपल जो है वो अपने साइज़ को डायलेक्ट कर देता है, साइज़ को बड़ा कर देता है ताकि रेटिना पे वो जा सके और हमें कुछ नज़र आए। और कभी ऐसा हुआ है कि रात के टाइम अगर लाइट गई हो तो आपको पहले तो कुछ नज़र नहीं आता, फिर आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो थोड़ी लाइट आपकी रेटिना पे जाती है, फोकस करते हैं तो मीन्स के पीपल का साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होगा तो प्रॉपर्ली थोड़ी सी लाइट जो है वो अंधेरे के अंदर आपकी रेटिना पे जाएगी, फिर आप कहते हो कि हाँ भी कुछ चीज़ जो है वो हमें नज़र आ रही है। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबल है पीपल रिफ्लेक्स। मीन्स के जब आई के ऊपर ब्राइट लाइट लगेगी, हमें इसमें भी यही दिखाया गया था, ब्राइट लाइट लग रही है तो पीपल का साइज़ छोटा है, अगर डिम लाइट लग रही है तो पीपल का साइज़ बड़ा है। अब अकोमोडेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के या किसी नियर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर पाते हैं। ठीक है, कोई शार्प इमेज होती है, लेकिन शार्प इमेज बनाने के लिए हम नियर ऑब्जेक्ट्स पे पूरा अल्टरनेट फोकस करते हैं, जो कि ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अकोमोडेशन किस तरह से परफॉर्म होता है कि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इलास्टिक जो लेंस होते हैं वो थिकर हो जाते हैं और कॉन्वेक्स तो हैं लेकिन ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम नियर ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाते हैं। विथ एज के साथ जो है वो लेंस अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ कर देता है, इसलिए अकोमोडेशन जो है वो डिफ़िकल्ट होती है थोड़ी सी। अकोमोडेशन मतलब नियर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब रोल ऑफ विटामिन ए विथ विजन, जो विटामिन ए होता है हम कहते हैं कि हमारे आई के लिए बहुत बेटर है। ठीक है, विटामिन ए को हम रेटिनल भी कहते हैं, जो कि वो प्रॉपर विजन दिखाता है, जिसके विजन करवाता है। ठीक है, उसके अलावा ये सेंसरी सेल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, रेटिना के लिए भी बहुत ज़रूरी है विटामिन ए जो है वो बहुत आई के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हम विटामिन ए को इंटेक करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कॉर्निया को लुब्रिकेंट भी ये विटामिन ए करता है। अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाए तो कॉर्नियल अल्सर भी हो सकता है और नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये मैकेनिज्म ऑफ अकोमोडेशन है, जिसके अंदर हमें दिखाया गया है कि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि लेंस जो है वो मोर थिकर हो जाएंगे, मोर कॉन्वेक्स हो जाएंगे और स्फेरिकल लेंस बन जाएगा, थोड़ा सा मोर कॉन्वेक्स, थोड़ा सा स्फेरिकल लेकिन मोर कॉन्वेक्स हो जाएगा। फिर इमेज जो है रेटिना में बनेगी, देखेंगे उल्टी इमेज बन रही है, मीन्स कि ये रियल इमेज है। यहाँ से फिर ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, ब्रेन जो है फिर हमें एक वर्चुअल इमेज दिखाता है, लेकिन रियल तो रेटिना में बन रही है, हमें रियल नज़र नहीं आ रही, हमें वर्चुअल इमेज नज़र आ रही है, जो कि सीधी इमेज हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हम नियर ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाएंगे। अगर सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होंगे तो हम जो है वो ये मोर कॉन्वेक्स नहीं होगा इसमें, फिर ये रिलैक्स होगा लेंस। ठीक है, फ्लैट एंड रिलैक्स लेंस जो होगा, जिसमें इसमें हम जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे जो है वो फोकस कर पाते हैं। मीन्स के जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें हम तभी फोकस कर पाते हैं जब सिलियरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगे, और ये रिलैक्स होंगे जो लेंस है वो इतने ज़्यादा जो मोर कॉन्वेक्स यहाँ पे हो रहे थे, तो यहाँ पे मोर कॉन्वेक्स नहीं, सिंपल कॉन्वेक्स जो लेंस होता है नॉर्मली वही होगा। और जब नियर ऑब्जेक्ट्स पे हम फोकस करते हैं तो उसमें जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है शॉर्ट साइडनेस एंड लॉन्ग साइडनेस। इन दोनों टॉपिक्स के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है। तो शॉर्ट साइडनेस को हम मायोपिया कहते हैं और दूसरा नाम नियर साइडनेस भी कहते हैं। तो इस
इसमें क्या होता है कि हमें जो डिफ़िकल्टी किस चीज़ में होती है कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने में डिफ़िकल्टी फील होती है, और इसमें जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे जो है वो फोकस जो है वो नॉर्मली हो जाता है, लेकिन शॉर्ट साइटनेस के अंदर जो है वो जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे हम सही से नहीं देख पाते हैं। अब लॉन्ग साइटनेस क्या है? लॉन्ग साइटनेस को हम हाइपरोपिया कहते हैं और फार साइटनेस भी कहते हैं। इसमें हमें जो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें उनको देखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी फील होती है उन पेशेंट्स को, और जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लियरली विजन कर सकते हैं। अब इन दोनों को ही हम डायग्नोज करते हैं, करेक्ट कर सकते हैं फॉर अप्रोप्रिएट ग्लासेस को यूज़ करके, और करेक्ट लेंसेज को जो है वो यूज़ करके हम इन दोनों का इलाज कर सकते हैं। जिस तरह से ग्लासेस वगैरह हम लगाते हैं तो वो जिनका दूर की नज़र कम होती है तो उनको कॉनकेव लेंस लगाया जाता है, और जिनकी करीब की नज़र कम होती है उनको कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। तो जो शॉर्ट साइटनेस होती है उनको हम जब सिंपल में मीनिंग निकालें तो इसके दूर की नज़र कम होगी। नियर इसका मतलब है नियर, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, नियर के ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमें नज़र नहीं आएंगे। इसके जो करीब की नज़र होगी वो सही होगी, लेकिन जो दूर की नज़र होगी वो हमारी कम होगी। लॉन्ग साइटनेस में क्या होगा कि जो करीब की नज़र है वो कमज़ोर होगी, लेकिन जो दूर की नज़र है वो हमें सही से नज़र आएगी। अब इसको चेक करने के लिए दो लेंसेज लगाए जाते हैं। पहला लेंस है कॉनकेव। अगर हम जो नियर साइटेड है, मीन्स के दूर की नज़र कम है, तो उसमें जो हमारी लाइट है जब इंटर होती है तो वो रेटिना पे नहीं बनती, वो जो इमेज है वो विट्रस ट्यूमर पे बनती है। यहाँ पे विट्रस ट्यूमर होता है, विट्रस ट्यूमर फ्लूइड है जो हमने पढ़ा, वहाँ पे बनती है इमेज, जिसकी वजह से हमें जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नज़र नहीं आते। इसलिए हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं। कॉनकेव का मतलब है डाइवर्जिंग, फोकस ऑन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो कॉनकेव इसलिए लगाते हैं ताकि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे जो है वो फोकस कर सकें। तो एग्जैक्टली जब हम ये लेंस लगाते हैं तो वो जो इमेज है वो रेटिना पे जाके बनती है, विट्रस ट्यूमर पे नहीं बनती। पहले विट्रस ट्यूमर पे बन रही थी, लेकिन कॉनकेव लगाने के साथ वो अब रेटिना पे बनती है। फार साइटेड में क्या होता है? फार साइटेड में जो हमारी इसमें जो इमेज है वो हमारे रेटिना पे नहीं बनती और ना ही विट्रस ट्यूमर पर बनती है। इसमें जो इमेज है वो रेटिना से बाहर जाके बनती है। तो इसमें जो हम लेंस यूज़ करते हैं वो कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं ताकि जो इमेज है वो रेटिना पे बने। फार साइटेड में क्या हो रहा था, जो करीब की नज़र है वो कम है, तो मीन्स के जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं, रेटिना से बाहर बन रही है। तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके हम रेटिना पे पिक्चर बनाते हैं ताकि हमें रेटिना पे सही से नज़र आए। अगर जिन लोगों की दोनों नज़र कम होती है तो उनमें जो है वो लेंसेज दोनों ही लगाए जाते हैं। तो मीन्स कि अगर किसी की शॉर्ट साइटनेस है या लॉन्ग साइटनेस है तो उनके लिए यही जो है वो तरीका होता है, डायग्नोस करते हैं और फिर करेक्ट जो है वो उनको ग्लासेस दिए जाते हैं, फिर वो उन्हीं ग्लासेस को यूज़ करते हैं। अब कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसको हम सिंड्रोम भी कहते हैं, मीन्स कि इसमें कोई सिम्टम्स वगैरह बताने होते हैं, तो इसलिए हम कलर ब्लाइंडनेस को सिंड्रोम भी कहते हैं। और ये जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि हम देखने में डिफिशिएंसी होती है, मतलब कि जो हमारे पास कलर्स होते हैं उनमें फ़र्क करना होता है, तो उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं जिनमें कलर ब्लाइंडनेस होती है। मीन्स कि जैसे ब्लू येलो हो गया, उन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, रेड एंड ग्रीन में फ़र्क नहीं बता सकते कि वो कौन सा कलर है, या तो उनको वो सही से कलर दिखाई नहीं देते। वो क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि उनके रेटिना के कॉन्स में डिफेक्ट्स होते हैं। रेटिना पर्दा, उनके पास सेल्स होते हैं रोड्स एंड कॉन्स, तो कॉन्स में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से उनको ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू में वो नहीं देख पाते कि कौन सा कलर है। इसकी वजह से उस कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन, जो द विजन में बी नॉर्मल इन अ कलर ब्लाइंडनेस पर्सन, इस जो विजन को हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं कलर ब्लाइंड पर्सन के लिए, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है ड्राइविंग के लिए। जब ड्राइविंग कोई करता है तो उनमें ट्रैफिक लाइट होती है, उसमें ग्रीन और रेड कलर में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। तो क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि कॉन्स में प्रॉब्लम होती है, और हमने कहा था कि कॉन्स तभी एक्टिवेट होते हैं, कब, किस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं? दिन के टाइम पे एक्टिवेट होते हैं, मीन्स के कलरफुल चीज़ों को दिखाने के लिए एक्टिवेट होते हैं। तो कलरफुल वो चीज़ देख नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि उससे कलर ब्लाइंडनेस होती है, और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है।
अब यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन मीन्स के जो आई के बारे में किस किस ने रिसर्च की थी, किस साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी। एक है इब्न हैथम और दूसरा है अली इब्न ईसा। उन्होंने आई के स्ट्रक्चर, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, जिसको हम ऑप्थेल्मिक डिजीज़ कहते हैं। उन डिजीज़ के बारे में बताया था इब्न हैथम ने। ही वॉज़ अ ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर, फिजिस्ट। ये जो है वो मैथमेटिशियन भी हैं, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर भी हैं। 11th सेंचुरी में इनको फादर ऑप्टिक्स का जो है वो मॉडर्न ऑप्टिक्स का फादर भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इनकी ग्रेट कंट्रीब्यूशन है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स में और विजुअल परसेप्शन में। मीन्स के जो हम देखते हैं चीज़ें, उनमें जो है वो उनकी ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। ये एक ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने विजन को कंसिडर किया था। मीन्स के कंसिडर ये किया था कि वो जो लाइट है वो बाउंस बैक होती है। इस तरह से आई के ऊपर जब लाइट पड़ती है, उन्होंने ये बताया कि लाइट के ऊपर जब आँखों के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो रेटिना पे जाके वहाँ पे लग के बाउंस बैक होती है, वापस से हमें जो दिखाई इमेज देती है। तो मीन्स की जो लाइट है हमारी आँखों में पड़ती है वो बाउंस बैक होती है, आँखों में जाके वापस ही रिटर्न होती है। तो इसलिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और इन्होंने एक ऑप्टिक्स पे बुक भी लिखी, इनकी मोस्ट कॉमन इम्पॉर्टेंट बुक है ऑप्टिक्स पे, जिनको हम किताबुल मनाजिर कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ऑप्टिक्स के बारे में। अब अली इब्न ईसा, इन्होंने कंट्रीब्यूशन की थी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये मुस्लिम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, इनकी कंट्रीब्यूशन भी आई के अंदर है। इनकी फेमस बुक है मेमोरेंडम ऑफ ऑक्यूलिस्ट, जो कि और ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में भी इनकी बुक है, जिनको इस बुक को हम जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने आई के बारे में डिफरेंट डिजीज़ बताई थी, 100 से ज़्यादा डिजीज़ बताई थी और उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। मीन्स के दोनों ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आई के बारे में बताया था और उसके अलावा भी इनकी बाकी चीज़ों में भी कंट्रीब्यूशंस रह चुकी हैं। सो आई होप आपको आई के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।